Hi, this is Neha and welcome to my YouTube channel इतिहास की NCERT। हम लोग इसके पहले हम लोग इतने दिनों से हिस्ट्री पढ़ रहे थे जो कि क्लास 6 का था और क्लास 6 का हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है सिविक्स। तो आज से हम लोग अपना क्लास 6 NCERT बेस्ड सिविक्स पढ़ेंगे। तो उसका सबसे पहला चैप्टर है पार्ट 1 सभी जन एक हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सभी जन एक हैं इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग आपको एक कविता सुनाते हैं। तो इस कविता में ये कविता बहुत अच्छी है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंधे माले में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। तो इस कविता से हमने क्या सीखा कि जैसे कोई अगर हमारा जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान जो देश है, उसके निवासी कहीं भी किसी भी राज्य में हो, उनकी वेशभूषा रंग रूप चाहे जितने भी अलग अलग हो, लेकिन हम सब क्या हैं, एक हैं। फूल चाहे कितने भी कलर का क्यों ना हो, कितने भी रंग रूप खुशबू वाला क्यों ना हो, लेकिन जब एक जगह एक माला में गुंथ जाते हैं तो सभी एक ही कहलाने लगते हैं। कोयल की कूक हो या फिर किसी न्यारी पपीहे की टेर जब गाती है, बुलबुल भी गाती है, तो सबकी राग एक ही लगती है। गंगा हो या जमुना हो, चाहे ब्रह्मपुत्र कृष्णा हो, जब सागर में जाके मिलती हैं तो सभी एक लगती हैं। उसी प्रकार से सभी जन क्या हैं, एक हैं। हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है, इसीलिए हमारे भारत देश को विविधताओं का देश बोला जाता है। इसमें विभिन्न विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। जैसे कि दक्षिण भारत में जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों से ये दक्षिण भारत हमारा निर्मित हुआ है। और जो उत्तर है, भारत का जो उत्तर है, वहाँ विश्व की सबसे नवीनतम और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत की एक ओर जहां सबसे अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र मारिसराम मेघालय या चेरापूंजी है, वहीं एक और पश्चिम में, भारत में ही पश्चिम में वहीं एक और पश्चिम में रेगिस्तान भी है, जो पश्चिम में राजस्थान में मरुस्थली जिसे प्रदेश कहा जाता है। जैसे हम लोग आज इंडिया की मैपिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया को ड्रॉ करते हैं। कुछ ठीक ही ठाक बन गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है, उसमें भारत की एक ओर जहां चेरापूंजी और मारिसराम मेघालय में जो है मारिसराम, वहां अत्यधिक वर्षा वाला स्थान है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम में राजस्थान में शुष्क मरुस्थल प्रदेश भी है। संसार में विभिन्न भागों में जो रहने वाले लोग हैं, उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली, ये जो भी कुछ है वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत में आते रहे हैं और यहाँ पे स्थायी रूप से बसे भी हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ नए नए रीति धर्म रिवाजों, इन सभी चीजों को सीखा है, नई नई भाषाओं को लिया है। इससे भारत की संस्कृतियां में क्या आ गई है, विविधता आ गई। जैसे कि जो भारत के बाहर के जो लोग हैं, हमारे भारत में आए हैं, स्थायी रूप से बसे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को हमारे देश में लाया और यहाँ की संस्कृति को दूर देशों तक फैलाया। इस वजह से हमारे भारत में विविधताएं आ गई हैं, इसीलिए हमारे भारत देश को विविधताओं वाला देश कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी
बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो भारत देश में उसमें अनेक तरह की बोलियां बोली जाती हैं, तो वो बोलियां किस प्रकार से, कौन कौन सी, उसे जान लेते हैं। तो अनेक बोलियों में क्या है, हमारे देश में प्रत्येक, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद जो बोली या रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर होने लगता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हैं, अभी यहाँ से कुछ दूर 200 से 250 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो हमारी बोली, रहन सहन, भाषा, खाने पीने का तरीका, इन सारी चीजों में कुछ बदलाव आने लगता है। और हमारे नहीं, जैसे हम जब जाएंगे उनकी वहां रहने वाले लोगों में जो बोली भाषा रहेगी उनमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं बहुत निम्न हैं, जिसमें से 22 भाषाएं बहुत मुख्य भाषाएं हैं। यहाँ पे मुख्य होगा, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य भाषाएं। तो इसमें जो आंचलिक भाषाएं, इसे भी बोला जाता है आंचलिक भाषा। कौन कौन सी? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये सब आंचलिक बोलियां हैं, इन्हें भी बोला जाता है। और इसके बाद और जो 22 भाषाएं हैं, इसमें बहुत मुख्य मुख्य भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ये सब 22 भाषाएं हैं। मतलब 22 भाषा में से कुछ मुख्य भाषाएं हैं। हमारे देश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। हमारे देश जो भारत देश है, इसमें सबसे अत्यधिक भाषा जो बोली जाती है वह है हिंदी। यहाँ अवधी, ये जो अवधी भाषा है, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि, ये सब आंचलिक भाषाएं, इन्हें भी बोला जाता है। जब हम देश की एक भाग से दूसरे भाग में आ जाते हैं, तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। जैसे आज हम यहाँ हैं, यहाँ से कहीं दूर अगर हम दूसरे राज्यों में जब जाते हैं, तो वहाँ की जो भाषा है वो कभी कभी हमारे लिए परेशानी का कारण इस वजह से बन जाती है कि हमें उनकी भाषा उतनी समझ में नहीं आती है और ना हमारी भाषा उन्हें समझ में आती है। तो कभी कभी ये परेशानी का कारण बन जाती है। तो दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया यह जो साहित्य है, हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। और इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे विविध त्योहारों के बारे में। जो हमारे भारतवर्ष में विभिन्न त्योहार हैं, वो कौन कौन से त्योहार हमारे भारत देश में चलन में हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जो वैसाखी है वो पंजाब में होता है, वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, और जो मकर संक्रांति है जिसे हम खिचड़ी का भी त्योहार कहते हैं, वो उत्तर भारत में फसल के पक जाने के और काटने के अवसर पे मनाया जाता है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार इसी तरह से मनाए जाते हैं। जैसे कि भारत में त्योहारों में भी विविधता हमें देखने को मिलती है। विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी होते हैं वो अलग अलग त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। और जो हिंदुओं को प्रमुख त्योहार होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दिवाली, दशहरा, होली, ये सब हिंदुओं का मुख्य त्योहार है, प्रमुख त्योहार है। और मुस्लिमों का ईद, प्रकाश पर्व किसका है? सिखों का है। जबकि ईसाइयों का क्रिसमस, ये सब उनका प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, जैन महावीर जयंती, जबकि पारसी नवरोज उत्सव मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने इन सारे त्योहारों को भी देख लिया है। इसके बाद हम लोग अगला रीडिंग पढ़ेंगे देश के विविध नृत्य। देश में बहुत सारे अलग अलग तरह के नृत्य भी देखने को मिलते हैं। तो कौन से राज्यों में, हमारे देश के किन किन राज्यों में किस तरह का कौन सा नृत्य मिलता है वो भी देख लेते हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और छूट गया, विविध त्योहार में कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होता है। जैसे कि हमारा त्योहार जो होता है, जो हम मनाते हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय पर्व भी हम मनाते हैं। जैसे राष्ट्रीय पर्व में क्या हो गया?
दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती, ये राष्ट्रीय त्योहार है और इसे भी हम लोग सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, देश के विविध नृत्य। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो संस्कृति है वहाँ के नृत्यों में झलकती है। जो हमारे देश में अलग अलग जो राज्य हैं उनकी जो संस्कृति है वो उन नृत्यों में भी देखने को मिलती है। वहाँ की संस्कृति उन्हीं के राज्यों के नृत्यों में हमें उसी नृत्यों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यूपी में यानी हमारे उत्तर प्रदेश में कथक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ओडिशा में ओडिसी और केरल में कथकली। ये सारे जो नृत्य हैं वो इन राज्यों में होते हैं। यूपी में कथक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ओडिशा में ओडिसी और केरल में कथकली। ये सारे नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है और ये अपनी अपनी ये जो राज्य है वो अपनी अपनी संस्कृति को इन नृत्यों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इन नृत्यों को अपनी अलग निर्धारित, ये जो नृत्य होते हैं उनकी अलग अपनी निर्धारित पोशाक होती है, मतलब कि एक फिक्स इनका पोशाक होता है, ड्रेस कोड होता है, वो उसी ड्रेस कोड में ही डांस करेंगे और इसके साथ उनकी जो शैली होती है, उनकी मुद्रा होती है वो एकदम फिक्स होती है। इससे हम उनकी संस्कृति को जान सकते हैं और ये सारे नृत्य जो होते हैं भारतीय पौराणिक कथाओं पर निर्धारित होते हैं। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, पहनावे में विविधता। यानी कि जैसे जो हमारा भारत देश है हमें पता है वो क्या है, विविधताओं का देश है और वहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का पहनावा हमें देखने को मिलता है। तो जो पहनावे का जो संबंध होता है, सबसे पहले हमारे देश में जो विभिन्न जो भागों में पहनावों की भी विविधता देखने को मिलती है। जैसे साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहना जाता है, लेकिन उनके पहनने का जो ढंग होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। पहनावे का जो संबंध होता है, जैसे पहनावा जो होता है उनका संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। अब जलवायु से कैसे संबंध होता है, जैसे कि कश्मीर कैसा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, वहां पे जो पहनने वाला जो कपड़ा होता है उसे फिरन कहते हैं। फिरन, ये जो फिरन होता है उसे कश्मीर में पहना जाता है। वहां के लोग ठंड से बचने के लिए, जाड़े से बचाता है ये फिरन, ठंड से बचने के लिए कश्मीर के लोग फिरन पहनते हैं। जबकि राजस्थान, यहाँ पे बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर पहनने जाने वाला जो बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं वहां के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाता है। ये जो वहां का जो बहुत रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, वहां का रेगिस्तानी मौसम से राजस्थान में पहने जाने वाला जो बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं वहां के गर्म मौसम से लोगों को बचाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राज्य है उनका जो पहनावा होता है वहां की जलवायु से भी संबंध रखता है। अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे, विविधताओं में एकता, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब क्या है, एक हैं। ऐसा क्यों, कैसे? जैसे कि हम लोग भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बारे में नामों को जानते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, इन सब लोगों को जानते हैं। तो ये इन सब में कोई खास बात होती है? ये जो टीम में अलग अलग प्रदेश के लोग होते हैं, धर्मों के खिलाड़ी होते हैं, पर खेलते सभी एक साथ हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों एवं धर्मों से संबंध रखते हैं, पर जब खेलते हैं एक ही मैदान में तो दोनों में अपने देश के प्रति एकता की भावना झलकती है कि नहीं? ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करना, इसका मस्तक ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इसके बाद हम लोगों ने भारत के लिए जिन लोगों ने लड़ाई की, कुर्बानी दी भारत को आजाद करवाने में, और देश को गुलामी की जंजीरों से निकलवाने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों
के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया है और इन सब लड़ाइयों में अपना अपना योगदान दिया है, चाहे वो किन्हीं भी राज्यों से संबंध रखते हो, लेकिन उन सब ने मिलकर हमारे भारत देश को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत अत्यधिक परिश्रम किया गया है। जैसे उनमें बहुत सारे नाम हैं। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान हमें देखने को मिलते हैं। और ये सब हम लोगों ने देखा कि जैसे अनेक अनेक जो धर्म होते हैं, जातियां होती हैं, भाषाएं, पहनावा, इन सब में अलग होने के बावजूद, इतनी विविधता होने के बावजूद भी सभी क्या है, एक है। इन सब विविधताओं के होते हुए भी भारत हमेशा एकता को ही दर्शाता है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी हुई है। तो आज हमारा ये जो है यहीं तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभी ये चैप्टर अभी बाकी है, इसके बाद का हम सेकेंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। इसलिए आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।